अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें लोरेल को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि मैं अकेले रेंट को नहीं ढूंढ सकती, क्या मुझे इस बारे में गिल्ड से पूछना चाहिए। तभी कोई उसके दरवाजे को खड़काता है जिससे वो समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि रेंट ही होगा, जो कि दरवाजा खोलने जाने की बजाय जाकर सोने की एक्टिंग करने लगती है। रेंट वहाँ पर आ जाता है और लोरेल को उठा देता है। जी हाँ दोस्तों, ये वही सीन है जो कि हमने एपिसोड 2 के लास्ट में देखा था। लोरेल कहती है कि मैंने मॉन्स्टर और मैजिक पे काफी ज्यादा स्टडी की है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सुना कि एक आदमी को एक ड्रैगन खा गया और वो एक अनडेड में तब्दील हो गया। फिर वो रैंड से पूछती है कि क्या वो ड्रैगन अभी भी लैम्परेथ में मौजूद है। रैंड बताता है कि मुझे लगता है कि वो चला गया था। लोरेल कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। फिर वो काफी गहराई से कुछ सोचते हुए वहाँ पर चक्कर काटने लगती है। इस दौरान रैंड सोच रहा होता है कि मुझे इस हालत में देखने के बाद भी वो पूरी तरीके से काम है। ये वो लोरेल है जिसे मैं जानता हूँ, एक स्कॉलर, एक मेज और एक एडवेंचरर, और मुझे लग रहा है कि वो मुझे एक दोस्त की बजाय एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर देख रही है। तभी लोरेन कहती है कि मुझे ये पूछते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या तुम अनडेड बनने के बाद वही रैंड फेना हो जिसे मैं जानती हूँ। ये सुनने के बाद रैंड सोचने लगता है कि मेरे पास अभी भी मेरे पास्ट सेल्फ की मेमोरीज हैं, लेकिन मैं यकीनन मर चुका था। रैंड सोचने लगता है कि पहले जो मैं इंसान था, क्या मैं अब भी वही इंसान हूँ। वो लोरेन से कहता है कि मैं इस बारे में ठीक से नहीं बता सकता। लोरेन कहती है कि अगर रैंड होता तो वो भी इसी तरह का ही जवाब देता, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि तुम वही इंसान हो। मगर अभी हम इस प्रॉब्लम को साइड पर रखते हैं, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगी। तो बताओ अब तुम क्या करने वाले हो। रैंड कहता है कि मैं अभी भी एडवेंचरर के तौर पर काम करता रहूंगा। मुझे मिथ्रिल क्लास का एडवेंचरर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस हालत में गिल्ड नहीं जा सकता। लोरेल कहती है तो यानी कि मैं तुम्हारे लिए जॉब सलाह कर दूं। वैसे तुम रहने के लिए किसी और जगह पर भी नहीं जा सकते, तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। रैंड कहता है कि तुम्हारा इस चीज के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम वाकई में ऐसा करना चाहती हो। लोरेन कहती है कि मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये अजीब होगा अगर मैं तुम्हें मुफ्त में यहाँ पर रहने दूं। तो मैं चाहती हूँ कि इसके बदले में तुम मेरी रिसर्च करने में मदद करो। किसी को भी इतने करीब से एक मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च करने का मौका नहीं मिलता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन को डायरेक्ट इस्तेमाल करता हो। रैंड घबराते हुए पूछता है कि तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी ना। लोरेन कहती है क्या तुम मुझे कोई मॉन्स्टर समझते हो। वैसे मुझे रिसर्च के लिए सैंपल के तौर पर तुम्हारी स्किन और फ्लैश चाहिए। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैंड खिड़की साफ कर रहा होता है। तभी लोरेन आकर कहती है कि तुमने जो मुझे मैजिक स्टोन्स और स्लाइम फ्लूइड दिया था उसके बदले में मैं पैसे ले आई हूँ। रैंड पूछता है तुम इतने सारे पैसे ले आई हो। लोरेल कहती है कि तुम जो मटेरियल लाए थे वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का था। रैंड वो पैसे ले लेता है और कहता है कि मैं 3 प्रोंग्ड स्पेयर की तरफ जा रहा हूँ। लोरेन कहती है क्या तुम वहाँ पर ब्लैक स्मिथ के पास जा रहे हो। रैंड हाँ में जवाब देता है। इसके बाद हम रैंड को देखते हैं जो कि तैयार होके कहीं जा रहा था, मगर लोग उसके हुलिये की वजह से अजीब नजरों से उसे देख रहे थे, जिसे देखकर रैंड वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगता है। इसके बाद वो 3 प्रोग्ड स्पेयर नाम की एक वेपन शॉप में आ जाता है, जहाँ की रिसेप्शन उसे वेलकम कहती है, मगर वो भी उसके हुलिये को देखकर हैरान रह गई थी। रैंड कहता है मुझे माफ करना, मैं अजीब दिखाई दे रहा हूँगा। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, वैसे मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। रैंड उसे अपनी तलवार देते हुए कहता है कि मुझे एक नई तलवार की जरूरत है। वो रिसेप्शनिस्ट उस तलवार को देखने लगती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो कहती है कि इसका अच्छे से ख्याल तो रखा गया है, मगर ज्यादा वक्त तक इस्तेमाल करने की वजह से अब ये बेकार हो चुकी है। इसकी ये हालत देखने के बाद मुझे लगता है कि आप मैजिक या स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। रैंड कहता है कि मैं दोनों ही इस्तेमाल करता हूँ और साथ में डिवाइनिटी भी। ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट तो हैरान ही रह गई थी। वो कहती है कि तीनों को एक साथ यूज करना काफी ज्यादा रेयर है, आप हमारे स्टोर में आने वाले दूसरे ऐसे शख्स हैं। रैंड कहता है क्या आप इसे मेरा सीक्रेट रख सकती हैं। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है क्यों नहीं, आप एक अच्छे ब्लैक स्मिथ नहीं हो सकते जब आप अपने कस्टमर के सीक्रेट ही संभाल के न रख सके। इसके बाद रैंड उस रिसेप्शनिस्ट को पैसे देते हुए कहता है कि क्या ये इतने काफी होंगे। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि बिल्कुल, हम आपको एक बेहतरीन चीज बनाकर देंगे, लेकिन हमारे मालिक क्लॉप्स अपने काम को लेकर काफी ज्यादा प्राइडफुल हैं, उन्हें अपना काम करने के लिए कुछ दिन लगेंगे और वो इस दौरान कई दफा आपसे इस बारे में बात भी करना चाहेंगे। रैंड कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप लोरेल जो कि एक स्कॉलर है उससे बात कर सकते हैं। इसके बाद हमें लोरेन को दिखाया जाता है जो कि गूल और अनडेड के ऊपर स्टडी कर रही होती है, जहां वो
करते हुए बता रही होती है कि गूल और अनडेड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनका सर काटने पर भी वो पूरी तरीके से नहीं मरते। उन्हें जानवरों का गोश्त खाना पसंद होता है, खास करके इंसानों का, जो कि ज्यादातर लैब्रिन्थ्स में ही पाए जाते हैं और कुछ थ्योरीज के मुताबिक वो मरे हुए इंसानों से पैदा होते हैं। इस तरह के बहुत से केसेस मौजूद हैं जिनमें काफी लोग पावरफुल अनडेड मॉन्स्टर में तब्दील हो गए, मगर ऐसा होने पर हमेशा वो अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से खो देते थे। उनके अंदर से सारे इंसानी इमोशन पूरी तरीके से खत्म हो जाते थे। रैंड के साथ जो हुआ वो काफी ज्यादा रेयर केस है, मगर अब वो वही इंसान है जो कि वो पहले हुआ करता था। इस चीज के चांस काफी ज्यादा कम है, लेकिन वो मुझे रैंड ही लगता है। फिर वो अपने पास्ट की बात याद करने लगती है जब वो पहली दफा रैंड से मिली थी, जहाँ एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि अगर तुम आजुल फॉरेस्ट पर अपना काम करने के लिए जा रही हो तो अपनी हिफाजत के लिए इस लड़के को अपने साथ लेकर जा सकती हो और तुम्हें इसे पे करने की भी जरूरत नहीं है। ये एक आयरन क्लास का एडवेंचरर है जो कि अभी अभी ही एडवेंचरर बना है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कुछ एक्सपीरियंस लेने में मदद करो। इसके बाद हम लोरेन को एक जंगल में देखते हैं जहाँ वो कुछ हर्ब्स को इकट्ठा करते हुए कह रही होती है कि ये उनसे बिल्कुल अलग है जो मैंने इनके बारे में बुक में पढ़ा था। मुझे लगता है कि टेक्स्ट में इसके बारे में गलत लिखा हुआ है। लोरेल बताती है कि मेरे लिए वो दुनिया उस वक्त काफी ज्यादा बोरिंग थी, यहाँ तक कि जब मैं ग्रेट डॉक्टर का टाइटल लेने वाली सबसे छोटी लड़की बन गई तब भी मैंने इस चीज को कोई खास बड़ा महसूस नहीं किया। ग्रेट डॉक्टर के टाइटल की वजह से मैं सिल्वर क्लास की एडवेंचरर बन गई थी। लोरेन बताती है कि इसके बाद मैं बिना किसी को बताए यार्डलैंड की नेशन में चली गई थी। इसके बाद लोरेन एक हर्ब को इकट्ठा करते हुए कहती है कि मुझे यही चाहिए था और वो बड़े ध्यान से उसे निकालने लगती है। वो रैंड को बास्केट लाने का कहती है तो रैंड उसके पास बास्केट ले आता है। जब लोरेन उस बास्केट में अपने हर्ब को रखने लगती है तो देखती है कि रेड ने तो पहले से ही काफी सारे हर्ब इकट्ठे किए हुए थे। वो रैंड से कहती है कि तुम्हें बगैर इसे पैक किए हुए नहीं रखना चाहिए और वो उसे निकाल के देखने लगती है, मगर वो देखती है कि रेड ने तो वैसे ही उसे पैक करके रखा हुआ था। वो रैंड से पूछती है क्या तुम हार्वेस्टिंग करना जानते हो, मगर रैंड उसकी बात का जवाब ना देते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गोबलिन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। रैंड उसे लड़ने के लिए तैयार होता है, मगर लोरेन उसके ऊपर अपने फायर अटैक करके उसे वहीं पर खत्म कर देती है। रैंड कहता है ये तो कमाल का था। लोरेन कहती है कि ये कुछ खास नहीं था। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। रैंड उसे पानी देते हुए पूछता है क्या तुमने ये पहली दफा लड़ाई की थी। लोरेन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इससे पहले मैं जब भी इस तरह की सिचुएशन में फंस जाया करती थी तो मेरे साथ काफी सारे लोग हुआ करते थे। तभी लोरेन कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। रैंड बताता है कि तुम सिल्वर रैंक के तौर पर इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं लगती, इसलिए सब लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं और मुझे तुम्हारे साथ रहने का उन्होंने मुझे कहा हुआ है। इसके बाद वो कहती है कि तुम हर्ब्स के बारे में काफी ज्यादा जानते हो। रैंड बताता है कि किसी ने मुझे बताया था कि अगर तुम एक एडवेंचरर बनना चाहते हो तो जितना हो सके उतना नॉलेज इकट्ठे करने की कोशिश करो। लोरेन कहती है मुझे तो अब तक तुम्हारा नाम भी पता नहीं चला है। रैंड बताता है कि उसका नाम रैंड फेना है। इसके बाद लोरेन भी अपना नाम बताती है, लोरेन वेवे। इसके बाद लोरेन बड़े हिचकिचाते हुए उससे पूछती है क्या तुम मुझे भी हर्ब्स के बारे में और लड़ने के बारे में सिखाओगे। रैंड कहता है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद लोरेन का प्रेजेंट सेल्फ बोलता है कि इस तरह से मैं रैंड से मिली थी। वो पिछले 10 सालों से काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है ताकि वो मिथ्रिल क्लास का एडवेंचरर बन सके और अपनी रिसर्च के जरिए उसकी मदद करना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तब मुझे एहसास हुआ था कि मेरे इर्द गिर्द के लोग मेरी कितनी ज्यादा फिक्र करते हैं। इसके बाद वो कहती है कि मैंने काफी टाइम से उनसे बात नहीं की है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे नाराज ही हो जाएं। इसके बाद हम रैंड को देखते हैं जो कि उन ब्लैक स्मिथ से कह रहा होता है कि मेरी तलवार बनाने का शुक्रिया। वो ब्लैक स्मिथ कहता है कि मैं तुम्हारा काम काफी अच्छे से करके दूंगा। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि जब तक हम आपकी तलवार तैयार नहीं कर देते आप ये तलवार इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ब्लैक स्मिथ कहता है कि आप स्पिरिचुअल एनर्जी और मैजिक तो इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं मगर डिवाइनिटी नहीं। रैंड वो तलवार लेकर वहाँ से चला जाता है। रैंड के जाने के बाद वो ब्लैक स्मिथ कहता है कि मुझे लगता है कि वो किसी किस्म की परेशानी में है। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आखिर उसने हमें मदद करने के लिए क्यों नहीं कहा। ये दोनों ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों रैंड को पहले से ही जानते हैं और भले ही रैंड ने अपनी आइडेंटिटी इनके सामने रिवील ना की हो मगर ये रैंड को पहचान गए थे। वो ब्लैक स्मिथ कहता है कि उससे हाथ मिलाने पर मुझे पता चला है कि शायद उसे किसी किस्म का कोई कर्ज है और हमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, इस वजह से उसने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो ऐसा इंसान नहीं है जो
दूसरे लोगों को परेशान करे। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उसने बताया था कि वो हर तरह की पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। ब्लैक स्मिथ कहता है कि हम उससे इस बारे में बाद में पूछ लेंगे, वैसे भी वो हमारी शॉप में आता जाता रहेगा। इसके बाद हम लोरेन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर रैंड ने काफी डिलीशियस डिनर बनाया हुआ होता है, जिसे देखकर लोरेन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो रैंड से पूछती है क्या तुम खाना नहीं खाओगे। रैंड बताता है कि अनडेड बनने के बाद उसे भूख नहीं लगती। इसके बाद लोरेन बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने काफी सारी बुक पढ़ी थी और ये बात तो साफ है कि तुम दूसरे अनडेड से बिल्कुल ही डिफरेंट हो। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक्सिस्टेंशियल एवोल्यूशन कर सकते हो। रैंड कहता है लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा एक इंसान जैसा दिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा खुद को एक्सिस्टेंशियल एवोल्व करूंगा। लोरेन कहती है तुम्हें इसके लिए फिर से लैबिरिंथ जाना होगा। रैंड कहता है कि मैं मॉन्स्टर्स को मारूंगा और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। इसके बाद हमें उसी लैबिरिंथ का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी एक बड़े से स्लाइम के साथ लड़ रहा होता है, मगर उसे लड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वो स्लाइम उसे मारने ही वाला होता है, मगर रैंड वहां पर आकर उसे खत्म कर डालता है। वो आदमी रैंड को उसकी जान बचाने का थैंक्स कहता है। वो आदमी रैंड से बातें कर रहा होता है, मगर रैंड उसकी चोट को अजीब नजरों से देख रहा होता है और वो बिना उससे कुछ कहे वहां से जाने लगता है। वो चलते हुए सोच रहा होता है कि हर एडवेंचर अपने काम का खुद जिम्मेदार होता है। अगर वो लैबिरिंथ में मर जाता है तो ये उसकी खुद की गलती होती है। यहाँ ऐसे बहुत से एडवेंचर है जो कि खुद को मुसीबत में दिखाते हैं और जब लोग उनकी मदद करने के लिए जाते हैं तो वो उन्हें लूट लेते हैं। वो वहां से जा रहा होता है, मगर तभी वो आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। वो कहता है तुम मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लो, मुझे इस वक्त पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन तुम देख ही सकते हो मैं अभी अभी ही एडवेंचरर बना हूँ, यहाँ तक कि मैं एक स्लाइम से भी नहीं लड़ सकता। रैंड बताता है कि स्लाइम कोई वीक मॉन्स्टर नहीं है, एक स्वॉर्डमैन का उससे लड़ना कोई आसान काम नहीं है। वो आदमी कहता है तो यानी कि तुम्हें इस चीज का एक्सपीरियंस है। फिर वो आदमी बताता है कि वो एक शेफ है, उसका माल्ट में एक रेस्टोरेंट है, लेकिन मेरे ऊपर 15 गोल्ड कॉइन का कर्ज है जो कि मुझे एक हफ्ते के अंदर चुकाना है, इसलिए मेरे पास एक एडवेंचरर बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मगर रैंड कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर सकता और वो वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी वो रुककर कहता है कि इस बार मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो आदमी खुश हो जाता है और उसके साथ जाने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, मगर एक बार फिर से उसकी चोट को देखकर रैंड को कुछ अजीब सा होने लगता है। तभी उसे लोरेल की वही बात याद आती है जहाँ पर वो उससे पूछ रही होती है क्या तुम अभी भी वही रैंड फेना हो जो कि अनडेड बनने से पहले था। वो चलते हुए जा रहे होते हैं, तभी वो आदमी पूछता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। रैंड कहता है कि तुम बस चुपचाप मेरा पीछा करते रहो। हम देखते हैं कि वो उसी जगह पर आ गया था जो जगह हमें एपिसोड 1 में दिखाई गई थी, जहाँ पर रेड अनडेड में तब्दील हो गया था। वो आदमी कहता है मगर नशे पे तो इस तरह की कोई जगह मौजूद ही नहीं है। वो उस जगह के आसपास देखने लगते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी उस आदमी को एक गुफा मिलती है और वो रैंड को उस तरफ बुलाता है। वो आदमी कहता है अगर हम गिल्ड को इस बारे में बता दे तो क्या हमें इसके बदले में अच्छे खासे पैसे नहीं मिल जाएंगे। वो आदमी कहता है मैं जानता हूँ कि इसे तुमने ही ढूंढा है, तो सारा क्रेडिट तुम रख लेना। रैंड कहता है कि मुझे इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम चाहो तो इसको ढूंढने का क्रेडिट खुद रख सकते हो। इसके बाद वो उसी गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो एक कमरे में आ जाते हैं जो कि बिल्कुल खाली होता है। वो आदमी वहाँ जाने लगता है, मगर रैंड उसे रोकता है। रैंड भी जब उस कमरे के अंदर अपना कदम रखता है तो उसे एक मैजिक सर्कल दिखाई देता है। वो उस आदमी को रोकता है, मगर उस आदमी को वो मैजिक सर्कल दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो आदमी उस मैजिक सर्कल के ऊपर जाते ही वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। रैंड उस टेलीपोर्टेशन सर्कल के बारे में बताते हुए कहता है कि इसके ऊपर पैर रखने से तुम कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हो, जहाँ खतरनाक मॉन्स्टर या डेडली ट्रैप्स हो सकते हैं। नॉर्मली लोग इस तरह की सिचुएशन में अपने साथी को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या मैं एक मॉन्स्टर नहीं कहलाऊंगा। और वो भी उस मैजिकल सर्कल के जरिए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जहाँ पर टेलीपोर्ट होते ही वो आदमी उसे गिरा पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उस आदमी की तरफ जाने लगता है, मगर तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा जायंट स्केलेटन आ जाता है। रैंड कहता है अगर ये यहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये बॉस रूम है। वो उस जायंट स्केलेटन से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और तभी उसकी आंखें भी चमकने लगती हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में पता है। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते। तब तक के लिए इति की